भी इलेक्शन का तो दौर नहीं है नजदीक, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको मौका मिलता है उत्तराखंड की सेवा करने के लिए, अभी तो आप कर ही रहे हैं सेवा, आप सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन अगर मौका मिलता है तो सर रोजगार का मेन मुद्दा है, बेरोजगारी का मेन मुद्दा है, अभी तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा, वहाँ पे पैसे देके नौकरियां मिल रही हैं, ये आरोप लगा। तो इन सबसे सर कैसे निपटना होगा, और आप चाहेंगे कि मतलब दोबारा से आपको मौका मिले उधर? सर उत्तराखंड में आपकी जो सरकार रही वो 114 दिन की सरकार रही। आपका जो कार्यकाल रहा वो 10 मार्च 2021 से शुरू हुआ था सर। ऐसा कुछ आप जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बताएं सर, जो आपका कार्यकाल था आपके किन चीजों के लिए याद किया जाएगा सर? तो सीएम को एक बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन सर आपने जो नया ऑफिस आपका बना, आपने नया ऑफिस अपना कोविड सेंटर बना दिया। सर इसके अलावा एक मेरा थोड़ा सा तीखा सवाल है, वो ये है कि आप 114 दिन को भी बढ़ा सकते थे। आपने चुनाव लड़ने से ही थोड़ा सा बोल दिया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं 114 दिन में ही इस्तीफा दे रहा हूँ। जो आपका संसदीय क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, मेरे हिसाब से उत्तराखंड का लगभग शायद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका। जो एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है संसदीय क्षेत्र को संभालने की, क्योंकि आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो ऐसा है जहाँ पे आसानी से नहीं जाया जा सकता, गांव देहात में नहीं जा सकते आप, वहाँ पे सड़कें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, सुविधाओं का भी थोड़ा सा अभाव है। आप एक और सवाल है मेरा, जो क्योंकि बिहार में भी वही सवाल है और आपके उत्तराखंड का भी वही सवाल है सर पलायन का। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी तक भी, क्योंकि भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, इस टाइप से होता रहा, लेकिन कोई पलायन के मुद्दे पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया। आपको मौका मिला लेकिन 114 दिन में वो आप नहीं कर पाते। लेकिन सर ये पलायन का मुद्दा आज तक मुद्दा क्यों बना हुआ है? नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे होंगे एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो उत्तराखंड से हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, जो 2021 में रहे थे, 114 दिन के मुख्यमंत्री बने, लेकिन इनके कार्यकाल में जो काम हुए बहुत अच्छे हैं। अभी सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। धन्यवाद जी। सर जैसे कि आपके थोड़ा सा वक्त आपने हमें दिया है, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है, तो इसके बावजूद भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़े से सवालात करेंगे सर। उत्तराखंड में आपकी जो सरकार रही वो 114 दिन की सरकार रही। ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी नहीं है, अभी भाजपा की सरकार है, लेकिन आपका जो कार्यकाल रहा वो 10 मार्च 2021 से शुरू हुआ था सर। 114 दिन का आपका शॉर्ट कार्यकाल रहा, लेकिन जो आपके कार्य थे, जो उत्तराखंड के लोग हैं वो काफी बड़ाई करते हैं। तो सर ऐसा कुछ हमारे दर्शक हैं उनको बताएं सर, जो आपका कार्यकाल था आपके किन चीजों के लिए याद किया जाएगा? मैं धन्यवाद करूंगा जी, खबर 24 एक्सप्रेस को। धन्यवाद सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, रिपीट हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के कार्यों को देखते हुए जनता ने मोहर लगाई है। जी बिल्कुल। ये एक मिथक थोड़ा है कि दोबारा रिपीट भाजपा, हाँ, कांग्रेस कभी होता नहीं था जी। लेकिन वो जो काम हुआ उत्तराखंड के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में रहते हुए, सड़कों का, बिजली का, पानी का, पर्यटन की से इवन रेल का जाना, उसका तेजी से काम, वो सब लोगों को दिखा। और उसके कारण मैंने कहा कि हम लोग उन्हें फिराए हैं। मुझे भी कुछ समय मुख्यमंत्री रहने का अवसर मिला और मेरा केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास किया। बिल्कुल। और हमारे राष्ट्रीय और गृह मंत्री जी के नेतृत्व के द्वारा जो भी, तो मैंने उसे स्वीकार करते हुए काम किए। और जो मेरी पूर्ववर्ती सरकार ने, मुख्यमंत्री ने के रहते हुए, क्योंकि भाजपा का ही उसमें जन्म हुआ, उन कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ में उत्तराखंड की दृष्टि से नया विकास के कार्य, नया आयाम, पॉलिसियां ने क्या हो सकता है। स्वाभाविक बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड का चौमुखी विकास करने का जो उनका सपना था, उसको उनके नेतृत्व हम आगे बढ़ते रहे।
लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उन्हीं दिनों जब मैं गया तो कुछ ही समय जो आपका सेकंड वेव बिल्कुल सर, कोविड का दौर, बिल्कुल। और मैंने तो वही सब देखा झेला है। तो उस समय बहुत तेज सेकंड जो हुए तो बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक रहा, बिल्कुल। ऑक्सीजन का ये सारा मारा मारी, ये सब चीजें, और भी वेंटिलेटर हैं आपके, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए हम सब चीजें हमको समय पे मिलता रहा, ऑक्सीजन मिला। तो केवल हमने इतना किया कि नीचे तक CSC PSC कोई कभी मैंने सोचा भी नहीं होगा कि वहां तक भी हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। वहाँ ऑक्सीजन प्लांट खड़े किए हमने, यानी CSC PSC में कैसे होता है कि ग्राम पंचायत स्तर तक के इस तरह के जो होते हैं तो स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक वहां तक शुरू किए, और वेंटिलेटर हैं, ऑक्सीजन की, ये सारी चीजें। इवन सर यहाँ तक कि कहा जाता है सर हर किसी को एक होता है ना कि अपना ऑफिस मिलता है, भाई बहुत अच्छा ऑफिस मिले मुझे, यानी कि आप CM हैं तो CM को एक बहुत सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। लेकिन सर आपने जो नया ऑफिस आपका बना, आपने नया ऑफिस अपना कोविड सेंटर बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आज तक मतलब जो खैर मीडिया में आया नहीं आया वो उसका मैटर वो नहीं है, लेकिन कोविड सेंटर बना देना ऑफिस को, उसको पूरा डेडिकेट कर देना कोविड पेशेंट के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। मैंने अपने घर से ही ऑफिस चलाया है। जी जी जी। लेकिन जब ये सामने आया तो निश्चित मैं मुख्यमंत्री आवास और जहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं इस तरह की, और हमको जाने की बात हुई, तो वो दौर सामने था कि हम बहुत सारे नए हॉस्पिटल बना रहे थे जी। और कोविड सेंटर बना रहे थे। हमको दिख रहा था कि भाई पहले जीवन आदमी का है, लोगों को बचाने की चुनौती। तो हमने अपना, मैंने मुख्यमंत्री जो आवास होता है सरकारी बंगला, उसको भी कोविड सेंटर के लिए मैंने उसको तैयार करने का ऑर्डर किए। मैं इतना नहीं, तो समय ये दौर था कि जब कोई अपनों के पास नहीं जा पा रहा था और जो पॉजिटिव थे उनसे लोग घबराते थे, डरते थे। मैंने अपने 13 जिलों का दौरा किया जी, बिल्कुल, और हर हॉस्पिटल के अंदर में PPE किट पहन के गया। बिल्कुल सर, वो देखा जा सकता था उसमें। यानी मैंने कहा ना, जो डरता घबराता पास नहीं जाना, और मैं निकट से उन जो पेशेंट थे उन तक पहुंचा हूं अंदर जा करके। इस दौरान आप भी पॉजिटिव हुए थे? निश्चित पॉजिटिव हुआ, तो मैंने ये हर जिले में किया और हर हॉस्पिटल में किया। उसको देखा था कि मेरा प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो DMO, चाहे वो CMO, अन्य लोग हैं, उनको भी मजबूरन कई जगह जाना पड़ा। तो ये भी मैंने किया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे सामने था कि मैं स्वयं निकटता से देखूं और क्या उनको फैसिलिटी दी जा रही है। और ये वहाँ स्वास्थ्य कर्मी थे, NM थे, अन्य लोग, मैंने उनको शाबाशी दी कि जहाँ हम लोग आधे घंटे PPE किट पहन के पसीना हो गया, तो वहाँ उनको 3 घंटे क्या उनकी स्थिति होती होगी, हालत होती होगी। तो मैंने उनको शाबाशी भी दी। उन लोगों ने बचाने का जो काम किया, बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय पे रिस्क लेना, अपनों को से बच रहे हैं, जाने नहीं रहे हैं, तो ये उन लोगों ने उस समय, तो ये सब दौर था मेरे सामने उस तरह। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँ, कोविड तो हमने झेला ही, और उस ओर हम लोग राहत देने का काम कर ही रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष कृपा दृष्टि, और जो समय पे जो चीजें जब जरूरत थी तो तब हमको मिलती थी, वास्ते से केंद्र से हमको हर समय तब मिला। आपको मदद मिलती रही? बिल्कुल, पूरी मदद केंद्र से, और पूछते भी थे प्रधानमंत्री, चिंता भी करते थे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने इस दौर के बीच में भी मेरे सामने कुंभ भी आया, पहला इस समय था, और मैंने आज शपथ ली, अगला महाकुंभ 2 दिन बाद था, महास्नान। मैंने उसको जहाँ नहीं स्थिति थी होने की, वो भी मैंने करवाए, बड़ा सफल हुआ, और इधर कोविड भी झेला। तो यही नहीं, तो मैंने इस बीच में आपका जो लोग 2 साल से जो होटल्स वाले, उनके कर्मचारी, ट्रेवल्स वाले गाड़ी खड़ी किए हुए टैक्स भर रहे थे, 2 साल हो गए थे, और
बिना अपना कमाए के करके, तो वो लोग बड़े परेशान थे, तस्ताए। ऐसे 2000 करोड़ का पैकेज भी मैंने उनके लिए स्वीकृत किया। यही नहीं, 22,000 नियुक्तियां भी अपने उस बीच में, लास्ट टाइम जब मैं जी जाते जाते आपने तो मैंने क्या, क्योंकि अब वो एक दिन में तो होता नहीं है, उसकी तैयारी पहले से होती है। जी। तो वित्त से होता है, ये सब चीजें होती हैं, सेक्रेटरी, ये सारी चीजें तो तैयार करना पड़ता हो। वो मेरा पूरा तैयार एजेंडा सब कुछ, वित्त से भी सारी चीजों से, तो मैंने पहले मिली, बहुत बड़ी होती। और जहाँ की 7-8 सालों से वो लॉक बैक माना इस तरह का, तो वो मैंने खोला। और ये नियुक्तियां, जिस विभाग में 5 भी नियुक्तियां खाली थी, वो भी मैंने की है, बड़ी संख्या में। तो वो मैंने किया, और उसको हमारी जो वर्तमान सरकार है और उस समय मुख्यमंत्री, तो उन्होंने उसको पूरी तरह फिर आगे परीक्षा, ये सारी चीजें करवाने काम किया है। तो ये भी मैंने कहा ना कि कोविड तो था ही, लेकिन ये नया मैंने इस प्रकार का तो नियुक्तियां देने का ये सारा अवसर, और जो लोग उससे प्रभावित थे कोविड से, उनको उभारने का ये सारा काम हमने किए हैं। तो कुंभ है, ये है, तो ऐसे कुछ बड़े बड़े इशू और भी सामने थे, लेकिन हमने इनको किया है, और उससे आम जनता प्रसन्न थी, और उन कामों को फिर हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री उन्होंने आगे बढ़ाया, किया है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने जो कार्य किए 114 दिन जो है, वो उत्तराखंड की जनता बिल्कुल पूरी तरह से याद रखेगी, क्योंकि एक तो आपने रोजगार देने का काम किया, थोड़ा सा महंगाई में भी आपने कंट्रोल रखा 114 दिन में। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर इसके अलावा एक मेरा थोड़ा सा तीखा सवाल है, वो ये है कि आप 114 दिन को भी बढ़ा सकते थे ये, क्योंकि उसमें आपने चुनाव लड़ने से ही थोड़ा सा बोल दिया कि चलिए कोई बात नहीं, मैं 114 दिन में ही इस्तीफा दे रहा हूँ, तो उसका क्या कारण रहा सर, अगर प्रकाश डालें तो? देखिए, मैं सांसद था। जी बिल्कुल। और उस विधानसभा का मैं प्रतिनिधि नहीं था। मुख्यमंत्री रहने के लिए वहाँ का विधानमंडल दल का सदस्य होना जरूरी था। और दूसरा मेरे सामने था कि मैं बिना विधानमंडल दल का सदस्य न होने से 6 महीने ही रह सकता था। तो ये प्रक्रिया के तहत था। तो मुझे 4 महीने कुछ दिन हो गए थे, बाकी तो बचा ही कितना था। लेकिन और वो जो 4 महीने थे, तो कोविड से मैं कोविड से मैं निपट रहा था। उस समय उस तरफ ध्यान था, कोविड की तरफ ध्यान था, अपने की तरफ नहीं था। नहीं तो लोग कहते पहले अपना देखो। जी बिल्कुल। मैंने अपना नहीं देखा, मैंने लोगों को देखा, जनता को देखा, वो मेरे सामने। तो मैं तो ये सब कुछ ध्यान में था ही नहीं कि चुना। लेकिन जब बहुत बड़ी बात है कि आपने कुर्सी को नहीं देखा, लोगों को देखा, वो सारी चिंता मैंने करता रहा। लेकिन जब ये स्थिति आई तो लास्ट में मेरे लिए कोई भी सीट छोड़ने को तैयार था। लगभग 8 विधायकों ने, तो ऐसा था कि मुझे कोरा पैड अपना दे दिया था, प्लान कि आप लड़ो, हम दे रहे हैं। ये भी ये नहीं था कोई। तो ऐसे 8 विधायक जो थे, और बाकी जो लोग बोल ही रहे थे, हर कोई, वो दिक्कत नहीं थी मेरे सामने। हुआ क्या, जब ये प्रक्रिया शुरू हो गई, हमको लगा कि अब 1-1.5 महीना रह गया, तो 6 अब ये तो करना ही पड़ेगा। किया। इतने में क्या हुआ कि चुनाव आयोग का एक व्यवस्था आ गई कि 1 साल से पहले जहां उपचुनाव होने हैं वो नहीं हो सकते, कोविड के कारण। एक संवैधानिक संकट हमारे सामने आ गया। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे तो लड़ना था, बाकी जगह तो नहीं हुए चुनाव, वहां पे कोई पता नहीं। बहुत सारे मंत्री उस बीच में गुजर गए बेचारे, बहुत सारे विधायक गए, बहुत सारे त्रासदी थी। लेकिन जैसे अन्य जगह भी, उत्तर में अन्य कई और स्टेटों में भी चुनाव होने थे एक समय, लेकिन वहाँ भी नहीं हुए उपचुनाव। लेकिन मेरे सामने ये था कि मुझे लड़ना। एक संवैधानिक संकट तो सभी के लिए था, तो मेरे लिए संवैधानिक उस समय संकट था। 153 या 54 ऐसे कुछ, और 164 इस तरह का एक नियम के तहत तो लगा। तो जो आई है कि नहीं लड़ सकते, और मेरे यहाँ 10 महीने मात्र नया चुनाव के लिए, नया उसके लिए था। और एक साल पहले से उपचुनाव जहाँ रह गए वहाँ हो नहीं सकता, ये गाइडलाइन चुनाव आयोग की आ गई। तो वो संवैधानिक संकट के कारण मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। ऐसा नहीं था कि कोई ये एक दिक्कत कटाई मेरे सामने रही है। नहीं तो केंद्र सरकार, अपने केंद्रीय नेतृत्व ने, तो मैंने कहा ना, मुझे पूरा अवसर दिया, मौका दिया, और मुझे यहाँ से भेजा। तो मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे विश्वास दिया और पूरा मौका। लेकिन वो एक संवैधानिक संकट के कारण मैं नहीं रह पाया। ये मेरे सामने परिस्थिति थी।
सर अभी जो आपका संसदीय क्षेत्र है वो काफी बड़ा है, मेरे हिसाब से उत्तराखंड का लगभग शायद सबसे बड़ा संसदीय या। क्षेत्र है आपका, जोशीमठ वगैरह सब ये उसी में आते हैं, पौड़ी गढ़वाल आपका संसदीय क्षेत्र है। सर एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है संसदीय क्षेत्र को संभालने की, क्योंकि आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो ऐसा है जहाँ पे आसानी से नहीं जाया जा सकता, गांव देहात में नहीं जा सकते आप, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सुविधाओं का भी थोड़ा सा अभाव है। आपने कोशिश की है करने की, बिजली तो खैर आप गांव-गांव तक पहुंचा ही चुके हैं। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? मतलब बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है आप। देखिए, मेरा जो संसदीय क्षेत्र है लगभग 300-350 किलोमीटर बल्कि ज्यादा हुआ जी बिल्कुल बिल्कुल लगभग इसका उबरता है, और सारा पहाड़ी एरिया है। और हाँ, अधिकतर पहाड़ी एरिया है और बड़ा विकट है। हाँ। तो यदि मैं इसके से आगे कहूँ तो शुरू हो जाता है स्वर्गासन, लक्ष्मण झूला, हरिद्वार के काले में शुरू, कोटद्वार, ये सारा जाता है, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सारा इवन की आपका सीमांत क्षेत्र चाइना बॉर्डर पे, जी चाइना बॉर्डर तक जाता है, बिल्कुल सही बात। इधर मेरा रामनगर, और मैं कहूँ कि यदि मुझे रामनगर एक विधानसभा के लिए जाना होता है तो मुझे उत्तर प्रदेश की सीमा से नजीबा मुरादाबाद होकर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात। ये बड़ी विकट स्थिति है दूर, तो ये ऐसी सीट है, तो सब जगह संभव नहीं। लेकिन मेरा एक फील्ड वर्क रहा है, पहले से ही मेरी एक आदत रही है, लोगों बीच में रहना, क्षेत्र में रहना, वो मैं करता हूँ। लेकिन सांसद के नाते कम समय मिलता है, क्योंकि हाउस भी अब जनवरी एंड से अभी खत्म हुआ, और इस बीच में कमेटियों की मीटिंगें भी रहती है, दौरे भी होते हैं, तो उसके सब कुछ करने के बाद भी जो समय मिलता है मैं क्षेत्र में देता हूँ। मैं कोविड के समय में भी जब सांसद तब मुख्यमंत्री, पहले भी ऐसा कोई नहीं था जो कि लोगों बीच में रहा, तो उस दौर में भी गया हूँ, बिल्कुल और बाद में भी गया। अभी भी मैं कल ही यहाँ से जाने वाला हूँ, जोशीमठ में त्रासदी आई है, तो वो जिले की मीटिंग लेने जा रहा हूँ, प्रशासनिक दिशा की, ये सब रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दूर दराज इंटीरियर में नहीं पहुंच पाते, इतना कठिन क्षेत्र है, बहुत कठिन है, मतलब नहीं जा सकते, चाहते हुए भी समय इतना नहीं है कि हम जा पाए। लेकिन आसपास जो है सड़कें, ये सब चीजें चली गई हैं पूरी तरह से, तो प्रयास करते हैं कि जितना ज्यादा पहुंच सके वो प्रयास करता हूँ पहुंचने का। एक और सवाल है मेरा, जो क्योंकि बिहार में भी वही सवाल है और आपके उत्तराखंड का भी वही सवाल है सर पलायन का। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी तक भी क्योंकि भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, इस टाइप से होता रहा, लेकिन कोई पलायन के मुद्दे पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाया। आपको मौका मिला, लेकिन 114 दिन में वो आप नहीं करते, मतलब पॉसिबल नहीं है वो। लेकिन सर ये पलायन का मुद्दा आज तक मुद्दा क्यों बना हुआ है? सर पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटक क्षेत्र है पूरा, उसको, और ऐसा भी नहीं छोटा मोटा पर्यटक क्षेत्र हो, बहुत बहुत शानदार उत्तराखंड पूरे देवी देवताओं से भरा हुआ, मंदिर हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो सर पलायन किस वजह से हो रहा है वहाँ पे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि ये पलायन जो शब्द है, पलायन की यदि बात करो तो ये केवल उत्तराखंड नहीं तो पूरे देश के अंदर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज आदमी गांव का कस्बे में आ रहा है, कस्बे वाला छोटे से शहर में आ रहा है, छोटा शहर वाला बड़े शहर में आ रहा है, बड़े शहर वाला फिर बाहर भाग रहा है। ये एक प्रक्रिया, ये इस तरह, ये जो दिल्ली मुंबई की बात करें तो यहाँ पे पूरा देश बसा हुआ, तो ये सभी जगह संकट है, सभी जगह पलायन हो रहा है, मैदानों में पलायन है। मैंने कहा ना, गाँव का आदमी नीचे आ रहा है, हर जगह बसता है। लेकिन उत्तराखंड अलग परिस्थिति है, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां है वो पहाड़ी परिस्थिति है, ये सारी चीजें। दूसरा, मैदानों में तो उद्योग धंधे हैं, आपका पत्र है ना, ये सारा कमाई जो रोजगार, ये सब है। पहाड़ में रोजगार का संसाधन नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई तो उसने वहां कर दी, लेकिन अंततोगत नौकरी के लिए कहाँ जाएगा? कहीं तो जाना पड़ेगा कमाने के लिए, तो वो पलायन करता है, बाहर आता है नौकरी करने के लिए। लेकिन पहले क्या होता था, जब नौकरी करने आता था तो जब वो रिटायर्ड होता था तो फिर गांव में बसता था।
अभी वो अब क्या है, अब गांव नहीं आता, वो पूरा परिवार ही सारा जब जाता तो यहीं बस रहा है, टोटल विस्थापित विस्थापित हो गया। ये अंतर आया पहले में अब में। नहीं तो हमारे यहाँ पहले कहते थे यमो सिस्टम यानी मनी ऑर्डर सिस्टम, ये पहाड़ में चलता था, तो उसमें बहुत ही, तो यानी मनी ऑर्डर यानी वो बाहर आदमी है तो घर पे पैसा भेज, घर में जब है तो तभी तो भेज रहा है, ये था। आज वो सब खत्म, अब वो सब क्योंकि जा नहीं रहा है, यहीं बस रहा है, तो परिवार कुनवा सारा, ये थोड़ा दिक्कत आई करने। दूसरा, पहले लोग खेती करते थे, अब खेती की तरफ से भी लोगों का रुझान खत्म हो गया, थोड़ा कम अब लोग तो उस ओर नहीं है, तो वो उस ओर हमको जाना पड़ेगा। बाकी पर्यटन तीर्थाटन ये तो है ही, और माननीय मोदी जी की कृपा दृष्टि है कि वहाँ का चौमुखी विकास जो कर रहे हैं, रेलवे का साधन, तो सड़कें बहुत अच्छी हो रही हैं। सड़कें इतनी बढ़िया। कभी कभी हम लोग रिस्के से जब बद्रीनाथ जाया करते थे जो लोग, तो यहाँ से तो उनको 3 दिन 4 दिन लगते थे। आज सुबह बैठता है वो 7 बजे यदि चलेगा तो शाम के 6 बजे वो बद्रीनाथ पहुंच जाएगा। बिल्कुल सही बात। इतनी बढ़िया सड़कें हुई, हमको लगता नहीं कि हम पहाड़ की सड़कों पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं सर। तो वो विकास मोदी जी के रहते हुए हुआ है, और यही नहीं तो घर घर में बिजली वहां भी चली गई है, पूरी तरह पानी घर घर पहुंच गया है, हर चीज की सुविधाएं वहां। लेकिन केवल इतना है कि वो खेती नहीं करना चाहता है, कुछ अच्छी शिक्षा लेने के लिए बाहर आ रहा है, स्वास्थ्य का थोड़ा अभी जिस तरह से होना चाहिए तो उस दृष्टि से भी ये सब चीजें रहती है, क्योंकि डॉक्टर है, स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, डॉक्टर जाना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको भी थोड़ा बच्चों की सुविधा चाहिए, अन्यत्र चाहिए। लेकिन फिर भी आज की उसमें मेरी सरकार के रहते हुए ये काम हुआ, डॉक्टर ऊपर चढ़े हैं और लग रहे हैं, तो उस और विकास की ओर बढ़ रहे हैं, काम हो रहा है। चलिए, अभी इलेक्शन का तो दौर नहीं है नजदीक, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको मौका मिलता है उत्तराखंड की सेवा करने के लिए, अभी तो आप कर ही रहे हैं सेवा, आप सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, लेकिन अगर मौका मिलता है तो सर रोजगार का मेन मुद्दा है, बेरोजगारी का मेन मुद्दा है, अभी तो थोड़ा सा भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठा, वहाँ पे पैसे देके नौकरियां मिल रही हैं, ये आरोप लगा। तो इन सबसे सर कैसे निपटना होगा, और आप चाहेंगे कि मतलब दोबारा से आपको मौका मिले उधर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुझे अपने नेतृत्व के द्वारा बहुत कुछ मिला है। बिल्कुल सही। और हम एक पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, जैसे आदेश मिलेगा वैसे जो आदेश मिलेगा वहाँ हम लोग उस और काम करते हैं, बढ़ते हैं। हम तो केवल सीमा पे डटे हुए हैं जी। तो हम करते हैं। तो जहाँ भी बेटा, आज भी हम सेवा कर रहे हैं संसद के रहते हुए। तो मैंने जब कभी भी कोई बात आती है तो मैं संसद के अंदर वो विषय लेता हूँ, तो स्थानीय आधार पे भी जो विषय आते हैं तो जो वहाँ को छूते हैं हमको। और मैं उत्तर प्रदेश में रहा हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का, मैं राष्ट्रीय सचिव रहा हूँ माननीय जी के साथ में। मैंने बहुत कुछ मैंने पार्टी ने मुझे दिया है जी। और इसके रहते जो जब भी मैंने उस दायित्व को बखूबी निभाने का काम किया, मैंने इधर उधर नहीं, मैंने कहा जो मिला उसको कैसे अंजाम देना और कैसे सेवा करना, उस जिम्मेदारी को देखते हुए मैं पूरी तरह तटस्थ रहता था, वो काम करता था। तो आज भी सांसद हूँ, तो ये मेरा जिम्मा है कि मैं अपने लोकसभा में ठीक से अपने लोगों की सेवा कर सकूं, विकास कर सकूं क्षेत्र का, उनके दुख और उसमें शरीक हो सकूं, ये मैं करता हूँ, ये मेरा रहता है। तो जो भी जहाँ पार्टी लगा देगी वहाँ मैं पूरी तरह से लग जाता हूँ भाई, इतना मेरा है। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड का जो विकास मुझे लगता है कि आज हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की, अटल जी ने राज्य दिया, ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि बाकी समय में तो गोलियां क्या क्या नहीं चली उस समय जो आज विपक्ष में है क्या है। लेकिन अटल जी ने कम समय में और हमको राज्य दिया, लेकिन उस राज्य का चौमुखी विकास और उसको संवारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और कर रहे हैं। तो हमें तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद करते हैं। बाकी तो पद आते हैं जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत अच्छा सर ने जवाब दिए हैं और बहुत शानदार तरीके से आप अभी जो अपना संसदीय क्षेत्र उसको संभाल रहे हैं। तो आपने हमें सर समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद 24 को आपका जी। थैंक यू। मैं मनीष कुमार, दिल्ली से, थैंक यू।